किसी भी देश का जो विकास होता है वो शिक्षा और उसके बाद बजट पे बना होता है। आज 1 फरवरी 2021 तारीख है। आज हिंदुस्तान का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तीसरी बार अपना बजट पेश किया है। इस बजट में क्या कुछ खास बातें रही हैं वो निकलकर सामने आई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई, इस पर अलग अलग बजट जारी किया गया है। अगर हम देखेंगे इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। इन युवाओं से हम जानेंगे कि इस बजट से वो कितना सेटिस्फाइड है या इनकी क्या कुछ क्वेरीज हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ युवा हैं। सर, आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सूर्यप्रकाश सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये बताइए, बजट 2021 पेश किया गया है, उसमें शिक्षा को लेकर काफी कुछ बातें कही गई हैं। कहा जा रहा है कि 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे और उसके साथ 100 सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे, क्योंकि पीपीपी मॉडल पर हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो बस इतना कहूँगा कि ये जो पीपीपी मॉडल पे है, ये निजीकरण को बढ़ावा देना है और जिससे कि सामान्य गरीब परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जितना आज का बजट मैं अभी तक समझ पाया हूँ, मैं सिंपल भाषा में यही कहना चाहूँगा कि ये बजट OLX बजट से ज़्यादा नहीं है, जिसमें काफ़ी कुछ बेचने की बात की गई है। चाहे रेलवेज़ की बात हो, चाहे बिजली और सड़कों और ट्रांसपोर्ट की बात हो। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ बेचने की बात की है। उसके साथ ही हम पूरे देश के, भारत के लोग, बजट को इतना कॉम्प्लिकेट किया गया है। हम टैक्स में छूट चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बजट को काफी कॉम्प्लिकेट किया गया है। बेचने की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि जो कुछ जगह बेचने की बात है, पीपीपी मॉडल पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चाहे वो रेलवे हो या कभी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो या कोई किसी संस्थान का निर्माण हो, तो वही चीज इसमें प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? उसका जो बजट आएगा वो सरकार के पास आएगा, सरकार उससे कुछ विकास करेगी, तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारत की जनता, भारत की 130 करोड़ देशवासियों के लिए सरकार को इस तरह का बजट बनाना चाहिए जिसमें कि समाज में अंतिम पंक्ति पायदान तक बैठे व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके। और निजी क्षेत्र का दायरा जब बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो मध्यम वर्गीय है और पिछड़ा तबका है, वो कहीं ना कहीं सरकारी चीज़ों से, सरकारी फायदों से दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे जैसे सामान्य परिवार के लोग जब भी अपने पढ़ाई पूरी करके आगे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों का रुख करते हैं, तो हम सबसे पहले, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज तक जाएं। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े लोगों के लिए तो पहले से ही प्राइवेट संस्थान हैं जिसमें वो महंगी फीस दे के पढ़ाई कर सकते हैं। जो सामान्य तबका है वो सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि सरकार हमारे लिए इस साल के बजट में कुछ यूनिक करेगा। तो मैं जहां सुबह से देख रहा हूं, मीडिया को जितना मैंने देखा, तो मीडिया यही दिखाया जा रही है कि ये पेपरलेस बजट है। इसका फोकस ज्यादा इसी बात पे रहा है कि इस साल का जो बजट है वो पेपरलेस बजट है। इस पे बजाय कि आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या नई चीजें हैं, उसके बजाय ये पेपरलेस बजट पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, हम इनसे जानेंगे। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो लोगों को लग रहा था कि कोरोना के काल के बाद चीजें बहुत धराशायी हो गई थी, सीधे पटरी पर लाया जाएगा। उनसे बहुत उम्मीदें की गई। 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उससे जोड़कर कुछ देखा जा रहा था। तो ये बताइए, जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब में भी कुछ एमएसएमई सेक्टर में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। जो एमएसएमई सेक्टर में कई सारी योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कितना खुश है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बजट है मोदी जी का और बीजेपी का, ये चुनावी वादा है। एमएसएमई के आप सवाल पूछे, एमएसएमई इस देश में रोज खुल तो रहे हैं, मगर अगर आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो उससे ज़्यादा बंद हो रहे हैं। कारण क्या है? हम कभी 5,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़ अलॉट तो कर देते हैं एमएसएमई तो, मगर जब तक हर एमएसएमई, हर स्टार्टअप तक उसका फ़ायदा ना पहुँचे, तब तक इस बजट का, इस फंड का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने एमएसएमई हैं हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं किसी बड़े कंपनी से जुड़ के अपना काम करते हैं। एमएसएमई अपना कंपनी खोलता है, कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई काम करता है,
अपना पैसा लगाता है, अपना बिल जनरेट करता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। बिल जनरेट करने के बाद जो पेमेंट सिस्टम है हिंदुस्तान में किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, जहां तक मेरी जानकारी है, वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से पहले नहीं है। बिल जनरेट करने के बाद उसको 1 महीने के अंदर उसका जीएसटी जमा करना है। तो पहले चीज तो एक स्टार्टअप पैसा लगाए किसी प्रोडक्ट को बनाने का, किसी सर्विस को देने को, उसके बाद टैक्स जमा करे, उसके बाद 3 महीने बाद जब पैसा आएगा तो एमएसएमई जो है वो उस हालात में नहीं होगा कि वो दूसरा प्रोडक्शन कर पाए या दूसरा काम कर पाए। इसी वजह से हर साल जितने स्टार्टअप शुरू होते हैं हिंदुस्तान में उतने ही बंद होते हैं। तो मैं इसी वजह से इस पूरे बजट को चुनावी वादे के रूप में देख रहा हूँ। आपने स्टार्टअप के बंद होने की बात कही है। जब कोरोना नहीं था तो उसके पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई थी, स्टार्टअप को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, कई सारे बजट भी इसमें लाए गए थे। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो मझोले व्यापारी थे, छोटे तबके के लोग काम करने वाले थे, उद्यमी थे, उनका काम धराशायी हो गया और नहीं कर पाए, जिसका कारण है कि आज वो आंकड़ा गिर रहा है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो है खुलने से ज्यादा बंद होने के आंकड़े हैं। तो कोरोना का तो कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो इसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार इसमें दोषी है या फिर? देखिए, सरकार जो है उसका काम ही है कि कोई आपदा हो, कोई अवसर हो, वो सभी तक पहुंचाए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? मैं इसी वजह से चुनता हूं कि मुझे सुरक्षा मिले, हर प्रकार का सुरक्षा मिले। अगर कोरोना आपदा है, मैं मानता हूं, आप भी मानते हैं, तो सरकार कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाए जिससे कि जो स्टार्टअप है या जो भी व्यक्ति है इस देश का, उससे ज्यादा लॉस ना हो। 20 लाख करोड़ की वादा किया था कोरोना काल में मोदी जी ने। हम यहाँ पे 10-5 लोग खड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का उसका कोई फायदा मिला है। हमारे पास एक और युवा मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो बजट आया है, बजट को इन्होंने देखा होगा, समझा होगा। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं ये बताएं। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और जो ये बजट आया है 2021 में, जो निर्मला सीतारमण जी ने अभी पेश किया है आज, वो बजट बीजेपी के घोषणा पत्र से बढ़कर के नहीं है। क्योंकि लगातार जब हम 2014 से अभी तक देख रहे हैं, मोदी जी का जो भी बजट आया वो चुनावी घोषणा पत्र से कभी ज़्यादा नहीं रहा। और उसमें एक कॉमन चीज़ दिखी कि अभी एक हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि बेचने की जो कॉमन चीज़ है, हर बजट में कुछ न कुछ बेचा जाता है। यदि हमारे पास कुछ बात, हमारे पिताजी ने हमें पूंजी दी है और हम किसी अपने परिवार को चलाने के लिए बाहर से हम आय का स्रोत नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर की चीज़ों को बेचकर अगर परिवार चला रहे हैं, तो ये हमारे लिए वाहवाही की चीज़ नहीं है। हम अपनी पीठ को क्यों थपथपा रहे हैं? हम अगर देश के संसाधनों को बेच दे रहे हैं, रेलवे को बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच दे रहे हैं, सारी चीज़ों को बेच कर ही परिवार चलाना है, तो हमारी वाहवाही नहीं है। हमें अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। शिक्षा, आप चूंकि आप स्टूडेंट भी हैं और पढ़ भी रहे हैं इस समय, जैसा कि बताया जा रहा है, तो ये बताइए, शिक्षा को लेकर 15,000 स्कूल आदर्श खोलने की बात की गई है। अनुसूचित जाति की बिरादरी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 4 करोड़ बच्चों का आंकड़ा है, जिसके 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, तो उनको बढ़ावा मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पत्थर की दीवारों से किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, स्कूल खोलने से ही किसी को शिक्षा मिल जाएगी। और बात जहां अनुसूचित जाति के लोगों की हो रही है, अभी इसके पहले से ही जहां दूसरी सरकारें हुआ करती थी, वो लोग 0 फीस पर अनुसूचित जाति के बच्चों का एडमिशन हुआ करता था। आज क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने 0 फीस को बंद करने का काम किया। आज जो अनुसूचित जाति के बच्चे पहले मैनेजमेंट के कोर्स, बड़े बड़े कोर्सेज कर लेते थे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाते थे, मेडिकल के क्षेत्र में चले जाते थे, वो 0 फीस के बंद होने से आज वो नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ पा रहे हैं तो 12th तक पढ़ पा रहे हैं, उसके बाद वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर छात्रवृत्ति नहीं होगी तो गरीब का बच्चा, गाँव का बच्चा कैसे पढ़ेगा? और आज किसानों के हाल क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा छात्रवृत्ति के लिए मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जो सरकार की तरफ जो बजट किया जा रहा है, तो छात्रवृत्ति तो लगभग छात्रों तक पहुंचे। जिनकी कुछ कमियां, जो त्रुटियां हुई, उनको जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, बात मानी जा सकती है, लेकिन सरकार तो छात्रवृत्ति दे रही है। ये आप किस बिना पर कहें ये बात? देखिए, ये हम इस बिहाफ पे करेंगे क्योंकि पिछले साल चूंकि हम भी स्टूडेंट हैं और मुझे भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा नियम निकाल दिया कि 60% से जिसके नंबर कम होंगे उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। आप सोचिए कि जो गांव का बच्चा है और सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है। सरकारी विद्यालय में जो प्राइमरी में पढ़ करके ऊपर आया है, मुझे नहीं लगता कि वो हायर एजुकेशन में 60% पा पाएगा। वो तो बड़े बड़े जो कॉन्वेंट में पढ़ करके बच्चे आते हैं, वो लोग 60% पा जाते हैं। उन्हीं को छात्रवृत्ति भी आप दे रहे हो।
अगर ये नियम आप ऐसे नियम बना दोगे कि गांव का बच्चा उसकी अर्हता को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसे कैसे उसका लाभ मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग गरीबों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि गांव के लोग, किसान के बच्चे, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो ना पढ़े, क्योंकि वो अगर जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। और ये योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये लोग सवालों से डरते हैं। यानी सरकार की जो क्राइटेरिया है, जो उसको स्कीमें पहुंचाने तक लोगों का जो तरीका है, उससे आप नाखुश नजर आ रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि टैक्स स्लैब में छूट देने की बात हो रही थी कि 2.5 लाख रुपए तक था कि इसमें टैक्स नहीं दिया जाएगा, उसको 3 लाख तक करने की बात हो गई थी, जो कि नहीं हो पाया। तो इससे आप कितना खुश हैं और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आय बढ़ा है अगर किसी का, और उससे सरकार की तरफ से छूट नहीं मिलेगा, और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, तो लोग जो हैं इसके लिए मैं सोचता हूं कि सरकार को छूट देनी चाहिए थी। अभी सरकार ने तकरीबन 75 साल के ऊपर के लोगों को एक लॉलीपॉप दिया है कि उनका ITR ना भरें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि 75 साल से ऊपर लोग कितने बचे ही हैं, वो कितने परसेंट में, आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट लोगों को वो बेनिफिट मिले। मुझे तो लगता है कि 1% भी लोग नहीं होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम किया जा रहा है। इस बजट का कोई दिशा नहीं है। इस बजट को काफी महंगा बजट साबित करने की कोशिश की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जैसे बजट से उम्मीद रखी जाती है कि कुछ चीजें आएंगी, हमारे पास आएंगी, जनता के पास आएंगी, तो काफी महंगा बजट साबित हो रहा है। कि इसमें बात में कितना दम है? देखिए, इसको बहुत ही ज्यादा लाग लपेट के साथ बजट को पेश किया गया है, और मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने बजट में देखा कि जिन राज्यों में, बजट को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में चुनाव होने हैं, क्योंकि बजट में तमिलनाडु में परियोजनाओं की बात की गई है, बजट में केरल में परियोजनाओं की बात की गई है, और पश्चिम बंगाल में की परियोजनाओं की बात की गई है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सोच और दिशा किस तरफ है। वो चुनाव को देख के कि आने वाले समय में भारत में के जिन राज्यों में चुनाव होना है उनके लिए ये विशेष तौर पे पैकेज रखते हैं। गैर भाजपा शासित जो भी राज्य हैं हिंदुस्तान के, वहां के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये देश भारत का बजट होना चाहिए, भारत के आम लोगों का बजट होना चाहिए, जैसा कि बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। भारत के सभी राज्य के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक बजट के लाभ पहुंचे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इस बजट में। जी, तो ये जो बजट है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, ऐसा इन युवाओं का कहना है। इन युवाओं का ये भी कहना है कि जो बजट पेश किया पूरी तरह पॉलिटिकल है, और ये एक मैनिफेस्टो की तरह है, जो अपना घोषणा पत्र आता है, अपना लिस्ट तैयार करते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 करके पूरा किया जाता है। आम जनता को इसमें राहत नहीं मिलती नजर आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी सारी चीजें आपके सामने, आप खुद समझदार हैं और होशियार हैं, जानते हैं कि सरकार हो या फिर कोई जनता, हर आदमी समझता है कि कैसे क्या योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए सत्योदय के साथ। नमस्कार।